नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर। इस फैसले से आज स्पष्ट हो जाएगा कि पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति में क्या फर्क है। यह इतना महीन फर्क है कि लोगों को अक्सर इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है और इस कंफ्यूजन के कारण वो अपनी करोड़ों की अर्जित संपत्ति खो देते हैं। इसीलिए ना सिर्फ आज मैं इस अंतर को स्पष्ट करूंगा इस ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फैसले से कौन सी ऐसी सावधानी या सबक ले सकते हैं जिससे आपको अपनी संपत्ति के बेहतरीन प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। आप ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं कि यह मामला था क्या जिसमें यह विवाद सेटल्ड हुआ वंस फॉर ऑल, या जिसका यह विवाद था पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति का। स्वाभाविक है यह विवाद संपत्ति से जुड़ा विवाद है। इसमें एक याचिकाकर्ता ने, एक पिटिशनर ने एक पिटीशन लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसने संपत्ति पर यह कहते हुए दावा पेश किया कि यह उसकी पैतृक संपत्ति है और जिसके कारण उसमें सभी उत्तराधिकारियों का हक बनता है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। दूसरी ओर जो रेस्पोंडेंट था, जो प्रतिवादी था, उसने यह दलील दी कि चूंकि यह संपत्ति उसको विरासत में मिली है इसलिए इसको पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता और इसमें बाकी उत्तराधिकारियों का कोई हक नहीं है। अब हक है या न है इसका फैसला तो संपत्ति के नेचर पर होता और इसीलिए यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। तो इस फैसले से क्या स्पष्ट होता है कि पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति में पहले तो अंतर क्या है, फर्क क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह स्पष्ट किया कि पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ियों तक बिना किसी बंटवारे के चलती है, मतलब जिसमें डिवीजन नहीं हुआ, जिसमें पार्टीशन नहीं हुआ। 4 पीढ़ियां, याद रखिएगा, 4 जनरेशन। फिर ऐसी संपत्ति अगर कोई है तो इसमें जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनका अधिकार डे 1 से, जिस दिन से वो इस संसार में आ जाते हैं अर्थात वो जन्म ले लेते हैं, उनका अधिकार स्वमेव वहां पे क्रिएट हो जाता है, नेचुरल राइट क्रिएट हो जाता है। जबकि विरासत में मिली वह संपत्ति है जो किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। इसे व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है। तो उत्तराधिकार में जब वो संपत्ति आपको मिल गई तो वह व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है जब तक कि उसे 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारे के न रखा जाए। तो विरासत में मिली संपत्ति, फिर मैं स्पष्ट कर दूं, पैतृक संपत्ति वह संपत्ति जो 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारे के चली आ रही है, सभी उत्तराधिकारियों का हक जन्म से। विरासत में मिली संपत्ति किसी की मृत्यु के बाद उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी गई, मतलब बंटवारा हो गया, सेकंड जनरेशन में ही हो गया। तो यह व्यक्तिगत संपत्ति मान ली जाएगी और अगली 4 पीढ़ियों तक अगर फिर उसमें बंटवारा ना हुआ तो वो फिर पैतृक संपत्ति मान ली जाएगी। बंटवारा हो गया तो बात यहां पे खत्म हो गई। कोर्ट ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए अपने इस फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति विरासत में मिली संपत्ति को बेचता है या किसी भी तरह से उसे ट्रांसफर करना चाहता है तो वह पैतृक संपत्ति का
स्वरूप नहीं ले सकती। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला यह दिया कि अगर एक व्यक्ति ने संपत्ति खुद अर्जित की है और इसे अगली पीढ़ी को वसीयत विल के जरिए दे दिया तो यह विरासत में मिली हुई संपत्ति मानी जाएगी। पैतृक संपत्ति के लिए जो क्लाउज दिल्ली हाई कोर्ट ने माना वह यह है कि पैतृक संपत्ति यह तभी होगा जब वह बिना बंटवारे के 4 पीढ़ियों तक चलती आ रही हो। तो इस फैसले ने कानूनी रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि पैतृक संपत्ति पर दावा तभी ठोका जा सकता है जब संपत्ति के इतिहास में कोई व्यक्तिगत स्वामित्व क्रिएट ही न हुआ हो 4 पीढ़ियों तक। अब इससे जो सबक मिलती है, हमको आपको जो सीखना है, जो जानना है, जो समझना है, वह यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति को लेकर आपके परिवार के बीच में कोई कानूनी जंग न छिड़े, तो सबसे पहले तो आप संपत्ति के दस्तावेज को साफ और सही रखें। उसका रिकॉर्ड मेंटेनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है, आपको यह भी जानना होगा डॉक्यूमेंट्स को सेफ और सिक्योर रखने के साथ साथ कि संपत्ति का प्रकार क्या है, अर्थात वह पैतृक संपत्ति है या व्यक्तिगत संपत्ति है, या वह संपत्ति पैतृक संपत्ति से व्यक्तिगत विरासत में मिली संपत्ति का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। यह भी जानना बहुत जरूरी है। अब यह जानने के लिए आवश्यक शर्त कैसा है, टिप क्या है, कैसे ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो सबसे पहली शर्त जो है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में इस बात को लेकर जंग न छिड़े, तो उसका आसान सा रास्ता है कि किसी भी तरह के संपत्ति विवाद से बचने के लिए आप अपना वसीयत लिख जाएं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाए, जिसको जानी है चली जाए आपकी इच्छा के अनुसार। और दूसरी बात, वसीयत को कानूनी रूप से पंजीकृत करा लें। उसके सभी शर्तों 9 या 10 शर्तों का पालन सुनिश्चित करें और उसकी स्पष्ट जानकारी किसी एग्जीक्यूटर को या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को छोड़ जाएं। केवल यह कह देने मात्र से कि यह संपत्ति परिवार से आई है, संपत्ति पैतृक नहीं हो जाती। विरासत में मिली संपत्ति व्यक्तिगत होती है जब तक इसे कई पीढ़ियों तक बिना बंटवारे के न रखा गया हो। और इस तरह के विवादों से बचने के लिए यह भी आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों के साथ संपत्ति के स्वामित्व और उपयोग पर चर्चा करें। इससे विवाद कम होंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। संपत्ति विवाद से बचने या इसे सुलझाने के लिए हमेशा एक्सपर्ट की मदद लें, कानूनी विशेषज्ञ की मदद लें। अदालत का रुख आप तभी करें जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाए, क्योंकि ये लंबा मुकदमा चलता है, इसमें खर्च भी होता है, समय भी लगता है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की प्रेरणा देता है। इस फैसले से यह भी सीखा जा सकता है कि संपत्ति विवाद से बचने के लिए समय पर निर्णय लिया जाना कितना महत्वपूर्ण है और कानूनी प्रक्रिया को अपनाना कितना जरूरी है। आने वाले समय में यह फैसला अन्य परिवारों के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति विवादों से बची रहे, तो आपको इन टिप्स पर, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, संपत्ति का उचित दस्तावेजीकरण करें। दूसरा, परिवार के साथ खुलकर संवाद करें। तीसरा, वसीयत बनाएं और इसे पंजीकृत करें। संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी फर्क समझें और अंतिम, किसी भी मुद्दों पर कानूनी सलाह लें। यह छोटा सा कदम आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, यह था दिल्ली हाई कोर्ट के संपत्ति विवाद पर आए महत्वपूर्ण फैसले का पूरा विश्लेषण और इससे मिलने वाली सबक सीख। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके पास अगर कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
जय संविधान। कानून की बात सच्चाई के साथ।